नमस्कार साथियों, उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स विषय के अंतर्गत जो एमसीक्यू का हमारा जो श्रृंखला चल रहा है उस पर हम बातचीत करने वाले हैं। इसमें अब तक जितने आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा जो क्वेश्चंस की संभावना है हमारे पास, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। प्रश्नों को सीधे हम एमसीक्यू के फॉर्म में बनाने वाले हैं। इसके अलावा जो भी रणनीति हमारे साथ होनी चाहिए इस इकोनॉमिक्स के पेपर को लेकर, इसमें हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले कुछ चर्चा हो जाए। सबसे पहला चर्चा का बात यह है, या चर्चा या डिस्कशन का आधार ये है कि ये जो हमारा विषय है ये इकोनॉमिक्स, इसमें आप देख रहे होंगे 5 से 6 सवाल आ रहे हैं। ये जो विषय है आपका, ये सबसे पहले तो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, पहली बात तो ये याद रखना है हमको। दूसरा हम देखें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक पार्ट को कवर कर रहे हैं। और तीसरा हम देखें तो ये जो है हमारा जियोग्राफिकल अपना या जियोग्राफी जो है आपका, उस एरिया को भी कवर कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स हम देख रहे हैं तो लगभग 4 विषयों से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। और अगर हम सबको मिला लें तो ये हमको 10 से 15 सवाल दे रहे हैं। तो ऐसे में इस विषय की चर्चा बहुत जरूरी है। हम इसके लिए इसका 2 पार्टीशन कर देते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में जितने भी सवाल मैक्सिमम आ रहे हैं उस पर चर्चा हो जाएगी। इसके अलावा जो और कठिन सवाल बन सकते हैं, इसके लिए हम जो है इसका सेकंड पार्ट में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सीधे आते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला सवाल हमारे सामने है जो कि अर्थशास्त्र के परिचय से है। परिचय से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारे पास जो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, हिंदी और अंग्रेजी में हम बात करें तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, इस पर चर्चा करना बहुत ही जरूरी है। अर्थशास्त्र अगर देखें तो बड़ा भाई है और अर्थव्यवस्था देखें तो छोटा भाई है। ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है। अर्थशास्त्र में होता क्या है, जितने भी संपत्ति और साधन हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उनके प्लानिंग या नियोजन के बाद जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, सामान्य शब्दों में कहें तो ये एक धन का ज्ञान है। लेकिन इस धन के ज्ञान में छोटा और बड़ा भाग, जब धन का ज्ञान पूरी दुनिया में अप्लाई हो, सैद्धांतिक रूप से अप्लाई हो, तो ये है आपका अर्थशास्त्र। जैसा कि शास्त्र शब्द का मतलब ही होता है। जब आप धन के बारे में 360 एंगल पे बातचीत करेंगे तो ये आपका अर्थशास्त्र है। लेकिन इसी को आप पर्टिकुलर किसी एंगल में डिवाइड कर दीजिए, किसी क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र में आप डिवाइड कर दीजिए, तब ये बन जाएगा आपका इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था। जैसे कि मैं एक शब्द बोलता हूं गरीबी, गरीबी बोलते ही दुनिया की गरीबी की बात करनी है आपको, और पूरे 193 देशों में 360 एंगल पे आपको बात करना है, तो ये इकोनॉमिक्स है। लेकिन जैसे मैं एक क्षेत्र विशेष की बात कर देता हूं, भारत में गरीबी, भारत में गरीबी बोलते ही क्या हुआ, यहां पर मैंने एक क्षेत्र विशेष की बात कर दी यहां पे, और इस तरह इस शब्द को जोड़ते ही क्या हो गया, ये एक छोटे रूप में टूट गया है और अब आपका ये बन चुका है अर्थव्यवस्था। तो आपको समझना है, जब समग्र रूप में बात करेंगे तो अर्थशास्त्र है, और जब हम उसको किसी जियोग्राफिकल लोकेशन या एरिया में तोड़ देंगे तो वो हो जाएगा आपका क्या, अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो ये एक सैद्धांतिक विषय है, थ्योरी है ये, ठीक है, ये एक थ्योरी है। लेकिन जब आप भारत में गरीबी बोलते हो तो आप इसको एज अ प्रैक्टिकल बता सकते हैं कि भारत में गरीबी क्यों है, कैसे है, कितने % लोग गरीब है, ये पूरा आप इसका बायोडाटा आप रख सकते हैं। तो ये एक प्रकार का प्रयोग है भाई, ये एक प्रकार का प्रायोगिक विषय है, जबकि ये एक प्रकार का सैद्धांतिक विषय है। इसके अलावा जब हम इसका डिवाइडेशन करते हैं इकोनॉमिक्स का, तो हम इसके 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इसको। एक होता है आपका मैक्रो इकोनॉमी, जिसको हम बोल देते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा होता है माइक्रो इकोनॉमी, जिसको हम बोल देते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि में मतलब पूरा दुनिया जिसमें समाया हुआ हो। अगर आप देखेंगे पूरी यूनिट के बारे में जब चर्चा हो जाए, जैसे कि मोटर कार की कंपनी, इसमें दुनिया में जितने भी मोटर कार की कंपनी है हमने ले आया, तो ये मैक्रो हो गया आपका। लेकिन जब मैं आपसे बात करता हूं कि टाटा कंपनी, या मैं किसी पर्टिकुलर सिंगल यूनिट की बात करता हूं, सिंगल यूनिट, तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि अब ये छोटी बात हो रही है। यहां पे इकोनॉमिकल वे में अगर आप देखा जाए तो यहां पर लघु स्वरूप में बात हो रहा है, इसके आधार पर ये हो जाएगा आपका माइक्रो यूनिट। तो ये जो है एक सामान्य परिचय है। परिचय के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा इस जो विषय के पितामह हैं उनका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को हमको ध्यान रखना है, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने एक किताब भी लिखा है और इस किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस,
बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये हमारे लिए, द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस किताब को 1776 में लिखा गया था और इसमें जो है पूरी चर्चा हुई है आपके बिहेवियर इकोनॉमिक्स के बारे में, व्यवहारिक अर्थशास्त्र के बारे में। मेरे पास पैसा आएगा तो मैं क्या क्या एक्टिविटी करूंगा, कैसे कैसे सामान खरीदूंगा, कैसे कैसे सामान को बेचूंगा, और व्यवहारिक स्वरूप में जो है मैं बाजार में अपनी एक्टिविटी को कैसे निर्धारित करूंगा। ये पूरी प्रक्रिया जो है एडम स्मिथ के इस किताब में है। ठीक है, तो आइए सीधे शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चंस की रूपरेखा में। सबसे पहला सवाल हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसे किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब सिंगल यूनिट, छोटा यूनिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब व्यक्तिगत आ चुका है मतलब एक पर्सन के यूनिट के बारे में बात करना है। मतलब मेरे पास अगर कोई दुकान है, कोई शॉप है, उसके बारे में एक्टिविटी को जानना है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर एक है आपके पास व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र और तीसरा है आपका आय एवं रोजगार का सिद्धांत और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। इस पे आपको विचार करना है कि किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। तो जब आप व्यक्तिगत इकाइयों की बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे समष्टि, समष्टि मतलब मैक्रो हो जाएगा और व्यष्टि मतलब माइक्रो हो जाएगा। तो यहां पर जब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था तो सबसे पहले आंसर को बी लिया था, लेकिन बाद में इसका आंसर ए लाया गया था। तो इसलिए आप जो है बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे। जैसे ही व्यक्तिगत आया, सिंगल डिजिट यूनिट की बात आएगी, तो आपको इसको आंसर क्या मानना पड़ेगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र मानना पड़ेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, व्यष्टि अर्थशास्त्र। पहले आंसर लिया था, बाद में चेंज किया गया था। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि नियोजित निवेश व्यय में वृद्धि हो रही है। नियोजित निवेश व्यय मतलब जो आप प्लानिंग करके कहीं पे पैसा लगाना चाह रहे हैं किसी कंपनी में, उसमें वृद्धि हो रहे हैं, तो कुल उत्पादन पर समग्र प्रभाव क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा बोल रही है। प्लानिंग के साथ आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो टोटल जो प्रोडक्शन होगा या टोटल लाभ होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहला ऑप्शन बोल रहे हैं कुल उत्पादन में उस राशि से वृद्धि होगी जो निवेश व्यय में परिवर्तन से कम है, पहला। दूसरा बोल रहे हैं कुल उत्पादन में उस राशि से वृद्धि होगी जो निवेश व्यय में परिवर्तन से ज्यादा है। तीसरा बोल रहे हैं कुल उत्पादन में उस राशि से वृद्धि होगी जो निवेश व्यय में परिवर्तन के बराबर है। और चौथा ऑप्शन बोल रहे हैं कुल उत्पादन में उस राशि की कमी होगी जो निवेश व्यय में परिवर्तन से कम है। आप जितना पैसा लगा रहे हो, सबसे पहले चीज तो आपको देखना पड़ेगा, मान लीजिए आप किसी कंपनी में आप 100 रुपए लगा रहे हो, तो जो आपको इफेक्ट पड़ेगा वो 100 रुपए का ही पड़ेगा। जितना पैसा आपने लगाया उतने का ही लाभांश आपको मिलेगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उस राशि में वृद्धि होगी जो निवेश व्यय में परिवर्तन के बराबर होगा। जितना आपने अपना निवेश किया है, मान लीजिए पहले 100 लगाया था, बाद में और 100 लगाया, इस 100 में जितना वृद्धि हुआ उतना ही आपको मिलेगा। इस प्रकार से जितना पैसा आप लगाए हुए हो उतने के बराबर ही आपको लाभांश मिलने वाला है। तो इस हिसाब से जो है इसका आंसर हमको सी मारना पड़ेगा। चलिए इसके आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। अगला सवाल हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन संभावना वक्र के नीचे की ओर आकार का कारण है। यहां पे बात कर रहे हैं संभावना वक्र का। किसी भी प्रक्रम में लाभ की स्थिति और हानि की स्थिति को अगर आप देखें, हानि की स्थिति को नीचे की ओर के तीर से और लाभ की स्थिति को ऊपर की ओर के तीर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं, वक्र नीचे की ओर जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, इसका साफ साफ मतलब यह है कि बढ़ने की तो संभावना है ही नहीं। तो सबसे पहले आप इसको काट दीजिए, इनमें से कोई नहीं भी यहां पे नहीं होगा, क्योंकि यहां पे कुछ ना कुछ तो कम होगा। लेकिन हमको यहां पे समझना इस बात को है कि अगर मान लीजिए पहले जो है 100 रुपए हम कमा रहे थे, अब धीरे धीरे मान लीजिए बाजार में मंदी आई या कोई भी नकारात्मक प्रक्रिया आया, तो इस 100 का जीरो तो नहीं होगा, 90 हो सकता है, 80 हो सकता है, 70 हो सकता है, 60 हो सकता है। मतलब इसमें धीरे धीरे कमी आएगी। तो अवसर लागत आप नकारात्मक है डायरेक्ट बोल दें तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए हमको बोलना है कि अवसर लागत यहाँ पे कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रही है, हमको लेना है आंसर। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवसर लागत कम हो रही है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या की सच्ची तस्वीर को देता है। किसी भी इकोनॉमी में अगर आप देखें तो उसका जो मेजर प्रॉब्लम है इस पर चर्चा करना है। सबसे पहला ऑप्शन है कैसे उत्पादन करें। सबसे पहला ऑप्शन क्या है,
प्रोडक्शन कैसे करें। दूसरा है जो प्रोडक्शन हो चुका वस्तु है या उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे करें। तीसरा है क्या उत्पादन करना है। और डी ऑप्शन है आपका ऊपर में से सभी। अगर आप देखेंगे समस्याओं के बारे में बातचीत करना चाहेंगे तो समस्या जो है 360 एंगल पे बटी हुई है, हर जगह पे अलग अलग समस्याएं हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो किसी एक का चयन करना यहाँ पे नाकाफी होगा। इसलिए उत्पादन कैसे करना है, वितरण कैसे करना है, प्रोडक्शन क्या करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए सामान्य स्वरूप में देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर को इनमें से सभी लेंगे। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुक्त बाजार के बारे में कौन सा कथन सटीक है या सही है। मुक्त बाजार, ओपन मार्केट की बात यहां पे कर रहे हैं। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें व्यापार में सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है और न्यूनतम नियम है, पहला। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है यह व्यापार में सरकार के अधिकतम हस्तक्षेप और अधिकतम नियमों वाली अर्थव्यवस्था है। यहां पे बोल रहे हैं ज्यादा हस्तक्षेप करना ही नहीं है, चुपचाप चलने दो मार्केट के नियम को। यहां बोल रहे हैं मैक्सिमम हस्तक्षेप करना है। तीसरे में बोल रहा है यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें व्यापार में सरकार का अधिकतम हस्तक्षेप और न्यूनतम नियमन है। हस्तक्षेप तो है लेकिन नियम कुछ नहीं बना रहे हैं। और डी ऑप्शन है यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें व्यापार में सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप है और अधिकतम नियमन है। अगर आप इसको समझना चाहें तो आपने सुना होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं कारोबारी सुगमता सूचकांक। ये आपने सुना होगा। कारोबारी सुगमता सूचकांक जितना अच्छा रहेगा आपका, आपके देश में जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो बढ़ेगा ही, साथ में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, निवेश भी बढ़ेगा आपके देश में। कुछ साल पहले तक हम 130 प्लस रैंक में रहते थे, लेकिन आज हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं और आज 63वें रैंक पे हैं। इसका मेन कारण यह है कि सरकार हस्तक्षेप तो करेगी, सरकार नियम भी बनाएंगी, लेकिन सरकार इसमें जो है न्यूनतम हस्तक्षेप करे और न्यूनतम नियम बनाए। क्योंकि बाजार जो है अगर आप देखेंगे तो मार्केट लॉ पे काम करता है, डिमांड और सप्लाई के नियम से काम करता है, इंटरनेशनल वैल्यूज के आधार पर काम करता है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे कि मुक्त बाजार के बारे में जो सबसे सटीक कथन वो है ये है कि सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप हो और न्यूनतम नियमन भी करे। वो ऐसा नियमन बनाए या ऐसा हस्तक्षेप करे जिससे संतुलन के साथ वर्क एक्टिविटी होते पाए। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका आंसर ए है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है लाइसेंस फायर अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे एक शब्द आया है लाइसेंस फायर। अब देखिए यहाँ पर यह एक समाजवाद की एक शाखा है जो विशेष रूप से कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर केंद्रित है। दूसरा, इसमें राज्य या सरकार के हस्तक्षेप के बिना निजी पार्टियों के बीच आर्थिक लेन देन शामिल है। सी है आपका यह एक ऐसा शब्द है जो राज्य या सरकार द्वारा किए जाने वाले आर्थिक लेन देन को दर्शाता है। और आपका जो ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये जो लाइसेंस फायर जो क्वेश्चन है आपका, ये हमारे भारत देश के अंदर कुछ बड़े एग्जाम्स में 2-3 बार रिपीट हुए हैं। तो लाइसेंस फायर का सीधा संबंध क्या है आपका, निजी पार्टियों से है। ये इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ये जो बड़ी निजी पार्टियां जो है या बड़े जो लेन देन के कारोबारी कंपनियां हैं, इनके आपस में लेन देन का जो मामला होता है वो इसमें शामिल होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं है। नेशनल इनकम आपने सुना ही होगा, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स में। सामान्य स्वरूप में देखा जाए तो राष्ट्र का एक वित्तीय वर्ष में जो भी इनकम होगा आपके पास, किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में जो भी इनकम गेन किया जाएगा वो सब आपके राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल क्या नहीं होता। एक नौकरानी एक परिवार के लिए पूर्णकालिक आधार पर काम करती है, इसको तो शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो वर्क कर रही है, सर्विस दे रही है, तो क्या होगा, उनको एक पेमेंट मिलेगा। एक वकील अपनी वकालत का संचालन कर रहा है, तब भी उसको मिलेगा इनकम। एक गृहिणी घर का कामकाज कर रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत देश में हम आज तक एक गृहिणी के इनकम को जीडीपी या फिर एनडीपी में हम लोग आज तक जोड़ नहीं पाए हैं। ठीक है, जीडीपी और जीएनपी में आज तक हम इसको एड ऑन नहीं कर पाए हैं। और बीच में सरकार ने घोषणा भी किया था कि एक गृहिणी घर में खाना बनाने से लेकर बच्चों को पढ़ाने तक, बच्चों को तैयार करने तक एक काम करती है, एक वर्क करती है। और इस वर्क का भी कोई ना कोई वर्थ वैल्यू है, इकोनॉमिकल वैल्यू है।
अदरवाइज इस वर्क को कोई दूसरा करेगा तो उसको आपको पेमेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो ये गृहिणी के जो वर्क को अभी तक शामिल नहीं किया गया है और आने वाले समय में पूरी उम्मीद है ये जुट जाएगा। ठीक है, चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाला एक औषधालय, इनको भी यहाँ पर जो भी इनकम होगा वो सब जुड़ता है। जहां से इनकम डायरेक्ट मिल रहा है आपको पैसे के स्वरूप में वो जुड़ता है, लेकिन जो आपको दिख नहीं रहा है इनडायरेक्ट स्वरूप में उसको हम आज तक जोड़ नहीं पाए हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र में अच्छा का सही अर्थ क्या है? अच्छा शब्द गुड। वस्तु वह वस्तु है जो ग्राहकों की आवश्यकता और चाहतों को संतुष्ट करती हो, जो आपकी डिमांड है और जो आप सप्लाई कर रहे हो उसको सेटिस्फेक्शन वे में ले जाए। ऑप्शन बी है वस्तु वह वस्तु है जो ग्राहकों को आकर्षक लगती हो, केवल आपको क्या है आकर्षित करे वो वस्तु। सी क्वेश्चन अपना सी ऑप्शन है कि वस्तु वह वस्तु है जो ग्राहकों को आकर्षक नहीं लगती। ये तो निगेटिव हो गया तो तुरंत काट दीजिए आप, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं इसमें से। अगर आप देखें कि अच्छा का सही अर्थ देखेंगे तो ग्राहक की आवश्यकता भी पूरी हो जाए और ग्राहक को संतुष्ट भी कर ले, वैसे वस्तु को हम बोल सकते हैं कि वो जो है हमारे जीवन के लिए जरूरी वस्तु है और इससे जो है आपका जीवन पॉजिटिव वे में जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए ज्यादा सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 कि शास्त्रीय सिद्धांत के तहत ब्याज दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अगर आप देखेंगे जो रूल्स रेगुलेशन में जो लगातार चलायमान है उस नियम के तहत बोलता है ट्रेडिशनल वे में कि ब्याज दर के बारे में क्या है। ब्याज दर हम सब समझते हैं, किसी भी मूलधन या धन या संपत्ति के बदले में जो प्राप्त अतिरिक्त राशि होती है जिसको हम इंटरेस्ट या ब्याज बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ब्याज की दर निवेश की मांग और धन की आपूर्ति पर आधारित होती है। ब्याज की दर बोल रहे हैं निवेश की मांग, कितना पैसा लगाना है और कितना है आपके पास, इस पर ब्याज लगाएंगे आप। ऑप्शन नंबर बी है ब्याज की दर निवेश की मांग और कीमत स्तर पर, क्या रेट चल रहा है जहां पे आप पैसा लगाने वाले उस सामान का, इस पर आधारित होगा। ऑप्शन नंबर सी है कि ब्याज की दर पूंजी की मांग और बचत की आपूर्ति, इस पर डिपेंड है। मान लीजिए आप किसी कंपनी पे 100 रुपए लगा रहे हो और इस कंपनी में 30% का फायदा है। ठीक, एक कंपनी में आप 100 रुपए लगा रहे हो, इसमें 10% का फायदा है। तो यहां पर हम देखेंगे तो जहां पे 10% बस मिल रहा है वो हो सकता है आपको बोले 2% में पैसा चाहिए या ब्याज मिलेगा, लेकिन जहां पे 30% फायदा है वो हो सकता है आपको बोले 4% की ब्याज दर में हम पैसे ले लेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो ये ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है। नीचे और देख लेते हैं। ब्याज की दर पैसे की मांग और पैसे की आपूर्ति, मांग और आपूर्ति पर खैर डिपेंड नहीं है क्योंकि आप कितना भी पैसा मांग सकते हो और कितना पैसा भी आ सकता है। 100 मांगे और 100 आ गया, पता चला कंपनी घाटे में चल रहा है, तब तो यहाँ पे ब्याज की गुंजाइश ही नहीं होगी। और खाली निवेश की मांग और धन की आपूर्ति पर भी चले जाएं तब भी गलत होगा। इसलिए जो ऑप्शन सी लग रहा है यहाँ पर कि पूंजी की जो डिमांड है और बचत की आपूर्ति, कितना लगा करके कितना कमा रहे हो उसके आधार पर जो है ब्याज देना ज्यादा बेटर रहेगा, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास आंसर नंबर सी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में सटीक है? यहाँ पे जो दो रीजनल इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, पहला बोल रहे हैं कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं में फर्म और सरकार दोनों शामिल है बोल रहे हैं। ऑप्शन बी बोल रहे हैं इसमें फर्म और विदेशी क्षेत्र दोनों शामिल है, ऐसा बता रही है। सी बोल रहे हैं इसमें घर और सरकार दोनों शामिल है और डी बोल रहे हैं इसमें घर और फर्म दोनों शामिल है। बात यहां पर क्षेत्र की है, सरकार को मत लाओ, विदेश को मत लाओ, सरकार को मत लाओ। क्षेत्रीय स्तर पे मतलब एक सामान्य सा फार्म हाउस, आपके घर के अंदर की एक्टिविटी सब शामिल हो जाएगा। तो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में घर और क्षेत्र को शामिल करना ज्यादा बेटर होगा, इसलिए क्षेत्रीय शब्द आते ही नेशनल इंटरनेशनल बात हमको करना ही नहीं है। ठीक, अपने आसपास की बातचीत करनी है। तो इस तरह से इसमें घर और फर्म दोनों शामिल हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब जो है नेशनल इनकम के डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। तो नेशनल इनकम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से कुछ मूलभूत जानकारियां जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला चीज तो राष्ट्रीय आय का साफ साफ मतलब ये है कि एक वित्तीय वर्ष में
और फिक्स फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपको आय प्राप्त होता है वो सब राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए हमारे पास कुछ सूत्र हैं, जैसे कि एक सूत्र है आपके पास जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। इसी को हम जब नेट वैल्यू में निकालते हैं तो ये हो जाता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो भी मूल्यह्रास होता है, जो भी घिसावट होता है या डेप्रिसिएशन को हम इसमें माइनस कर देते हैं। इसी का एक और भाई है जिसको हम बोल देते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें हम जो है सिटीजनशिप के ऊपर बात करते हैं। इसमें ऊपर में हम केवल और केवल भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बात कर लेते हैं, लेकिन जीएनपी में हम जो है यहाँ पे नागरिकता के आधार पर बातचीत करते हैं। वहां का नागरिक कहीं भी जाए, कहीं से भी पैसा लाए, वो सब जुड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, क्षेत्र विशेष की अनिवार्यता रहती है भाई। क्षेत्र विशेष से अगर आप बाहर जाएंगे तो ये आपका जीडीपी में एड ऑन नहीं होता। इसी का अगर आप देखेंगे नेट वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें भी हम क्या करते हैं, मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन या घिसावट को हम घटाते जाते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है। और भारत देश में अगर आप देखेंगे तो हम एनएनपी के आधार पर ही नेशनल इनकम को निकालते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट के आधार पर ही हम वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। इसके अलावा जो दूसरी जानकारी है वो ये है कि हमको यहाँ पर वित्तीय वर्ष के बारे में जानकारी होना जरूरी है। फाइनेंशियल ईयर के आधार पर ही काम होता है। देश के इनकम को आप 1 घंटे या 1 महीने या 1 साल में आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमारे पास एक वित्तीय वर्ष है। और वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, इस डेट को आपको याद रखना है। ये जो है भारत सरकार और जितने भी हमारे यहाँ के कमर्शियल बैंक्स हैं, वाणिज्यिक बैंक हैं, इन सब का ये वित्तीय वर्ष है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। लेकिन जब बात आप आरबीआई की कर दें या फिर एग्रीकल्चर की कर दें तो ये हो जाता है आपका 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक। 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कृषि का वित्तीय वर्ष हम लोग रखते हैं। इसका आधार कुछ नहीं है, बस शुरू से रखे हैं, रखते चले आ रहे हैं। आने वाले समय में सरकार कुछ इंडिकेटर दे भी रही है कि 1 जनवरी से दिसंबर तक ले लें क्या, इसके बारे में बातचीत चल रही है। दूसरा चीज ये हो गया, वित्तीय वर्ष आपको पक्का याद रखना है। और तीसरा चीज जो आपके पास है वो है आधार वर्ष और चालू वर्ष के बारे में बातचीत करना। चूंकि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच चालू होता है। अब जैसे कि वर्तमान में हम जब वित्तीय वर्ष की बात करें तो हम 2023-24 लिख रहे हैं। चूंकि जब 1 अप्रैल 2023 आएगा और इसके बाद 31 मार्च आना है, तब तक कैलेंडर जो है 2024 का आ जाएगा। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, अप्रैल के बाद जो अगला मार्च आएगा वो अगले साल आएगा। इसलिए वर्तमान में जब आप करंट वर्ष बोलते हैं या करंट ईयर बोलते हैं, 2023-24 बोलना है आपको, ठीक है। लेकिन आपके पास आधार वर्ष है, बेसिक ईयर भी आपके पास है। ये सरकारों के चयन के ऊपर होता है और वर्तमान में हमारे देश की सरकार ने 2011-12 को जो है आधार वर्ष बनाया है। इसका मेन कारण यह है कि सरकार जो है महंगाई का वर्तमान के अपना इनकम के ग्रोथ के साथ कंपेयर करना चाहती है। तो महंगाई के साथ कंपेयर करने के लिए हम लोग जो है आधार वर्ष लेते हैं। तो वर्तमान में 2011-12 है। इससे पहले सरकार ने 2004-5 भी लिया था। आने वाले समय में कुछ और भी हो सकता है, ठीक। तो वर्तमान में 2011-12 हमारे पास एक आधार वर्ष है, ठीक। तो ये एकदम सामान्य जानकारी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय आय में जो है 2 चीजें जुड़ा होता है। सबसे पहला चीज याद रखना, लास्ट वैल्यूएबल प्राइस या फिर अंतिम मौद्रिक मूल्य। इस शब्द को हमको ध्यान रखना है, अंतिम मौद्रिक मूल्य। मतलब कोई सामान कंपनी से 10 रुपए में निकला, बड़े कारोबारी के पास 20 रुपए में पहुंचा, लेकिन मैंने अगर इसको 30 रुपए में खरीदा है, ग्राहक जिस वैल्यू पे लेता है वही इसका लास्ट वैल्यूएबल प्राइस होता है, अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है। तो हमेशा याद रखना, राष्ट्रीय आय की गणना अंतिम मौद्रिक मूल्य पे, मतलब ग्राहक ने जितने रुपए में लिया है उतने में ही होता है, ठीक है। चलिए अब इसके क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय को मापने की विधि है। ये यहाँ पे क्वेश्चन है। व्यय विधि, आय विधि, उत्पादन विधि, ये तीनों ही प्रकार की विधियां जो है प्रचलन में है। कितना खर्चा कर रहे हैं आप, मान लीजिए आप 100 रुपए खर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप 100 रुपए कमाए होंगे तभी तो आप खर्चा कर रहे हो। तो इस तरह से ये विधि भी सही है। आय विधि, 100 रुपए आप कमा रहे हैं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हाँ भाई आपने 100 रुपए कमाया। इसके अलावा तीसरा है उत्पाद विधि। अगर आपने 100 रुपए का सामान का प्रोडक्शन किया, मतलब आपने यहाँ पे अगर 100 रुपए के सामान का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपने 100 रुपए कमाया होगा तभी इतने का प्रोडक्शन किया आपने, ठीक।
तो अगर देखा जाए तो जो मानक परिभाषा है उसमें आय, व्यय और उत्पादन, ये तीनों विधियों को ही आय के विधि में शामिल किया गया है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा ऊपर के सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है। नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं और वो भी क्या बोल रहे हैं, मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य की बात कर रहे हैं। कोई भी सामान जैसे ही बाजार में आया, इसमें कुछ टैक्सेस जुड़ जाते हैं, खासकर इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसके बाद की हमको बातचीत करनी है। तो यहां पर बोल रहे हैं कि बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सा शब्द सही होगा। गैर मौद्रिक आय शब्द यहाँ पे एक तो दिख रहा है आपको, बिना मुद्रा के सामान थोड़ी बेच देंगे आप। वास्तविक आय, बाजार में कोई भी सामान आया, चूंकि उसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी लगा हुआ है, तो आप डायरेक्ट वास्तविक आय तो नहीं निकाल पाएंगे। तो यहां पे एक सामान्य टर्मिनोलॉजी में देखिए तो इसको हम धन आय बोल सकते हैं। ठीक है, कैपिटल इनकम इसको बोल सकते हैं हम, कि इतने में हमने सामान भेजा था और इतना में अभी ये बिक रहे हैं, क्योंकि इसका फाइनल प्राइस अभी हमको पता नहीं है। ठीक है, तो इसके आधार पर जो है ऑप्शन ए ज्यादा सही है, इसलिए इसका आंसर आएगा धन आय। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है। यहां पर बात कर रहे हैं स्थिर कीमत और यहाँ पे नेशनल इनकम की बात करनी है, इसके लिए कौन सा शब्द सही है। वर्तमान आय, चूंकि मैंने आपको आधार वर्ष बताया था 2011-12, उसी के आधार पर हमको जो है स्थिर कीमतों की गणना करनी होती है। तो वर्तमान आय तो होगा नहीं, क्योंकि 11-12 से आप कंपेयर कर रहे हैं। घरेलू आय, ये शब्द भी सही नहीं है इसके हिसाब से। वास्तविक आय बोलना यहां पर इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि आप एज अ कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि 2011-12 में कोई सामान 10 रुपए का था और आज 20 रुपए का है। ठीक है, लेकिन चूंकि आप देख रहे हो कि ये 10 का सामान 20 तो हो गया है, लेकिन अगर महंगाई भी 50% बढ़ी हुई है तो इसका वैल्यू क्या है एक्चुअल में, ये तो सेम है। महंगाई भी अगर 50% ही बढ़ रही है और 10 का सामान 20 में बिक रहा है तो क्या फर्क पड़ा इसमें, वो भी लगभग सेम ही है। तो इस तरह से देखा जाए कि जैसे ही आप स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना करते हो, इसमें आपको वास्तविक आय के बारे में पता चल जाता है और इसीलिए सरकार जो है आधार वर्ष का चयन भी करती है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सवाल है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीडीपी की बात कर रहे हैं यहां पर, सॉरी यहां पे बात जीएनपी की कर रहे हैं, राष्ट्रीय शब्द आ गया तो जीएनपी को मापते समय निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शामिल नहीं की जाती। अब यहां पे आपको सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करने के लिए बोल रहे हैं। अवैध और अवकाश गतिविधियां यहां पे बोल रहे हैं कि शामिल नहीं की जाती, अवैध और अवकाश गतिविधियां। अब अवैध जो आपकी गतिविधियां हैं उसको शामिल तो करना ही नहीं आपको, ये तो गलत दिख रहा है एकदम शुरू से ही। विशुद्ध रूप से वित्तीय लेन देन, क्योंकि आपको बात यहाँ पे सकल बोल रहे हैं और आप विशुद्ध क्यों करेंगे, सकल में हर चीज शामिल रहेगा तो विशुद्ध की बात करनी ही नहीं है। प्रयुक्त वस्तुएं और गैर बाजार वस्तुओं और सेवाओं का स्थानांतरण, जो भी सामान है और जो भी वस्तु है जो कि गैर बाजार की बात कर रहे हैं, किसी कंपनी में पड़ा हुआ है उसकी भी बात भी कर रहे हैं वो, तो ये तीनों का आप बातचीत नहीं कर सकते इसमें। तो इस तरह से अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो ऊपर के सभी जो है गलत है, इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। रोजगार का सिद्धांत बोल रही है, समष्टि अर्थशास्त्र, स्थैतिक अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। मैं यहां पर रोजगार बोल रहा हूं, मैं टाटा का रोजगार, भारत देश का रोजगार ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं ऐसा कोई भी टर्म लगा देता तो वो क्या हो जाता, छोटा भाई बन जाता हो। लेकिन मैं यहां पर बोल रहा हूं रोजगार का सिद्धांत, मतलब पूरी दुनिया का रोजगार का सिद्धांत के बारे में बातचीत करना है, और पूरी दुनिया मतलब मैक्रो हो जाएगा ना कि माइक्रो हो जाएगा, इसलिए यहां पर इसका आंसर समष्टि या मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 का ए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम की गणना के लिए किसी देश के भीतर प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है। ठीक है, अब यहां पर जब भी आप नेशनल इनकम की गणना करते हैं तो इसका हम क्षेत्रवार विभाजन कर लेते हैं। सेक्टर वाइज जब डिवाइडेशन करते हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग इसको 3 क्षेत्र में बांट देते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है हमारे पास टर्सरी सेक्टर। इकोनॉमिक्स की भाषा में हम इसको कृषि क्षेत्र नहीं बोलते, एकदम सामान्य बोलचाल की भाषा में हम प्राथमिक सेक्टर को कृषि क्षेत्र बोल सकते हैं।
लेकिन इकोनॉमिकल भाषा में गलत शब्द है ये। सेकेंडरी सेक्टर को हम उद्योग क्षेत्र बोल सकते हैं लेकिन सामान्य भाषा में। टर्सरी सेक्टर को हम सेवा क्षेत्र बोल सकते हैं, ये इकोनॉमिकल भाषा में सही है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बातचीत अगर इसको समझना है बातचीत में हमको कि प्राइमरी सेक्टर होता क्या है। जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं जिसको हमने प्रकृति से प्राप्त किया है वो सब प्राइमरी सेक्टर है। आपके आसपास जितने भी नदी, पर्वत, झरने, इवन इंसान भी जो दिख रहे हैं वो सब क्या है, वो प्राकृतिक संसाधन है। मान लीजिए एक जंगल है, ये जंगल क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन है। इस जंगल में बहुत सारी लकड़ियां उगती है, ठीक है। इन लकड़ियों को काट कर आप आरा मिल में ले गए, बढ़िया पॉलिश वगैरह कर लिए और इससे आपने क्या कर लिया, एक छोटा सा फर्नीचर बना लिया, मतलब आपने एक छोटा सा निर्माण कर लिया। जैसे ही इस जंगल से काटे हुए लकड़ी को आप आरा मिल में या फिर फैक्ट्री में ले जा करके एक सामान बना लिए, एक चेयर बना लिया, एक डाइनिंग का टेबल बना लिया, तो इस तरह से ये बन गया आपके लिए निर्माण। ये पहुंच चुका है उद्योग सेक्टर में, मतलब सेकेंडरी सेक्टर में। अब उस लकड़ी से हो सकता है आप फर्नीचर बनाए या एक बहुत बड़ा महल बना ले, रंग महल बना ले आप। तो रंग महल बनाए मतलब वो हो गया विनिर्माण, विस्तृत निर्माण हो गया भाई। वो चेयर बनाया तो निर्माण है वो, लेकिन कोई बड़ा स्पेसिफिक चीज अगर आप बना लेते हो तो वो क्या बन जाएगा, विनिर्माण बन जाएगा। तो जंगल से लकड़ी कारखाने में आके बन गया कुछ, तो वो विनिर्माण है। अब ये कारखाने में बना हुआ चीज 5 स्टार के होटल में लग गया, अब उससे सर्विस ले रहे हैं आप, अब वो क्या बन चुका है, वो सर्विस सेक्टर का हिस्सा बन चुका है वो, ठीक है। तो सोचिए आप, यही लकड़ी जब जंगल में पड़ा था तो प्राइमरी सेक्टर में था, कारखाने में आया तो सेकेंडरी सेक्टर में कन्वर्ट हो गया, और जब आप 5 स्टार होटल में या कहीं मॉल में कहीं आप देख रहे हैं इसको, जब आप इससे सर्विस गेन कर रहे हैं तो ये आपका टर्सरी सेक्टर या तृतीय क्षेत्र में आ चुका है, ठीक। ये सामान्य सी बात को आपको याद रखना है। जब आप प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें कृषि को आपको भूलना नहीं है, इसके अलावा वानिकी, फॉरेस्ट्री को आपको नहीं भूलना है। पालन में अगर आप देखेंगे तो मत्स्य पालन भी इसमें शामिल है। इसमें क्वेश्चन आपको कभी घुमाता है, जितना दिया हुआ है उसी में से पूछता है, ईमानदारी से पूरा, ठीक है। चौथा अगर आप देखेंगे तो खनन और उत्खनन, ये चार चीजें जो है इसमें सामान्य रूप से शामिल होती है। यहां पे एक शब्द आया हुआ है खनन और उत्खनन, देखने में लगता होगा सेम चीज है, बट ऐसा है नहीं। चीजों को अगर आप ऊर्ध्वाधर तरीके से जमीन के नीचे से निकालेंगे तो उसको खनन बोल सकते हैं सामान्य भाषा में, उसी को क्षैतिज स्वरूप में निकालेंगे तो उत्खनन बोल सकते हैं। पहला तरीका ये होता है। दूसरा, अगर आप खनन के स्पेसिफिक वे में जाएंगे आप, तो जब आप किसी भी मिनरल्स को सामान्य स्वरूप में जैसे का तैसा निकाल लें तो वो खनन है, लेकिन जब आप इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं उसके बाद जो है आप एक्चुअल धातु या अधातु में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये उत्खनन है। इसकी ये दोनों परिभाषाएं, दोनों ही परिभाषाएं मान्य है ये, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी सेक्टर, और प्राइमरी सेक्टर का हालात आप देख रहे हैं हमेशा से खराब रहा है भारत देश में। खेती किसानी मानसून का जुआ है, आप जानते ही हैं। फॉरेस्ट्री लगातार कम हो रही है आपके देश में, 24.5% के आसपास है हमारे यहाँ। इसके अलावा हम देखें मत्स्य पालन की बात करें तो ये क्षेत्र भी जो है अगर देखा जाए तो फायदेमंद बन सकता है, लेकिन आज कैपिटल की कमी है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये क्षेत्र में जो है 60% से ज्यादा लोग तो लगे हुए हैं, और मुश्किल से 20 से 22% जो है आपके जीडीपी में योगदान कर पाते हैं इन लोग। कभी भी पूछा जाए किसान क्यों गरीब है तो फालतू बात करने के बजाय जो है इस बात पे हमको चर्चा करनी चाहिए इकोनॉमिकल वे में। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें मैंने आपको बताया कि यही चीजें अब क्या होने वाली है, आप मशीन फैक्ट्री में आने वाली है। तो यहाँ पे पहला शब्द आया निर्माण, कोई भी सामान्य सा अगर आप चीज मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वो निर्माण है। और दूसरा मैं शब्द बता रहा हूं आपको, विनिर्माण, कोई भी विस्तृत निर्माण होगा, कोई भी बड़ा निर्माण होगा, वो विनिर्माण है। जैसे मिट्टी से जो है आप एक छोटा सा खिलौना बना रहे हो वो निर्माण है, लेकिन एक बहुत बड़ा घर बना रहे हो वो विनिर्माण है वो, ठीक है। तीसरा है आपके पास यहाँ पे विद्युत, गैस व जलापूर्ति। इसको भी आपको आपूर्ति करने के लिए मशीन की आवश्यकता होगी, बड़े बड़े पाइपलाइन की आवश्यकता होगी, टर्मिनल घुमाना पड़ेगा। तो ये सब की आपूर्ति भी करते हैं, ये भी किसमें आता है, आपका सेकेंडरी सेक्टर में ही आता है ये, ठीक। अपेक्षाकृत अगर आप देखेंगे तो सेकेंडरी सेक्टर ठीक ठाक काम कम के अपना ठीक ठाक हमको कमा के दे देता है। ये लगभग 28 से 30% हमको सेकेंडरी सेक्टर से मिल जाता है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो लगभग 20% के आसपास ही लोग काम करते हैं इसमें, ठीक है। तीसरा हमारे पास है टर्सरी सेक्टर, जिसमें आपको जितने भी सर्विसेज दिख रहे हैं, होटल है,
अस्पताल है, कोचिंग है, विद्यालय है, विश्वविद्यालय है। इसके अलावा जितने भी आपको सर्विस देने वाले संस्थान है वो सब किस में आ जाएंगे, सेवा क्षेत्र में आ जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि इसमें लोग कम हैं लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। आज भारत देश में 50% के आसपास जो है गेन हम लोग यहीं से कर रहे हैं। और यहां अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम 15 से 20% लोग ही लगे हैं। तो इसलिए जब आप यहाँ पे क्षेत्रवार गणना करते हैं और इसमें इनकम की बात करते हैं तो टर्सरी सेक्टर टॉप में रहता है भाई भारत देश में। सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो ये आपका सेकंड रैंक में है। और खेती किसानी वाला मतलब कृषि वाला सेक्टर या प्राथमिक सेक्टर हमेशा तीसरे स्थान पर रहता है। ये इंडिया की बात हो गई। छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डेटा अलग मिलेगा। चूंकि एक नवोदित राज्य है, मिनरल्स के भंडार भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है और लगातार खनन और उत्खनन हो रहे हैं। तो ऐसे में हमारे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो ये सेकेंडरी सेक्टर टॉप कर जाता है, टर्सरी सेक्टर यहाँ पे सेकंड में है और प्राथमिक सेक्टर लगातार जो है हर जगह पे तीसरे स्थान पे है। ठीक, इस डेटा को आपको याद रखना है, कई बार यहां से आपको एनालिटिकल क्वेश्चन पूछेगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किसी देश के भीतर प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है, तो देख लीजिए कृषि तो हो गई। इसके अलावा यहां पर दिया हुआ है लघु उद्योग। अब देखिए यहाँ पे लघु उद्योग बोल रहा है, चूंकि ये उद्योग में है क्या, ये तो उद्योग में आएगा, ऐसा आपको कंफ्यूजन देगा। खुदरा व्यापार मतलब चिल्लर का व्यापार। हमेशा याद रखना कृषि और वानिकी में भी लेन देन होता है। तो लघु उद्योग में अगर आप देखेंगे कि कृषि किसी के पास हुआ है 5 किलो धान के बदले में कोई चीज सामान लेन देन कर रहे हैं, वो भी अगर देखा जाए तो वो सामान्य उद्योग या व्यापार में ही आएगा। इसके अलावा कच्चा माल का कोई प्रोडक्शन हुआ है, मछली को वो बेच रहे हैं, तो वो भी उसी में आएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो कोई भी सामान्य एक्टिविटी, लघु उद्योग, खुदरा उद्योग या व्यापार और कृषि, ये तीनों को ही इसमें आपको लेना पड़ेगा। हालांकि कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये, लेकिन इसका आंसर जो लिया गया है वो ऊपर के सभी लिया गया है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी देश की राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल होता है। किराया से पैसा मिल रहा है तो शामिल होना चाहिए। दिलचस्पी, ये भी एक शब्द दिया हुआ है। सी है वेतन, और चौथा दिया हुआ है किराया, ब्याज, मजदूरी, वेतन और मुनाफा। देखिए किराया और वेतन तो आपको लग सकता है सही होगा। ये दिलचस्पी आया मतलब समझ जाना कि एक ही ऑप्शन में से गलत करने से कोई मतलब नहीं है। और बोल क्या रहे हैं कि शामिल है, यहाँ तो हमको 2 ऑप्शन सही दिख रहे हैं, लेकिन तीसरा वाला में आप देख रहे होंगे उसके कंपेयर में लगभग ज्यादा सही लग रहे हैं। तो कई बार कंपेयर करके भी आंसर लाना पड़ता है। कुछ सवाल 50% राइट होते हैं, कुछ 70, कुछ 90। ठीक है उसके आंसर। तो यहाँ पे जो है आंसर हमको 90% सही लग रहा है, ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें दोनों दिया हुआ है प्लस साथ में और मजदूरी मुनाफा भी दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो है डी सही हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि स्थिर पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं। पूंजी का मतलब आप समझते होंगे कि जो भी कैपिटल या जो भी धन आपके पास है जिसको आप व्यापार में लगाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आप एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल खोलने वाले हैं, इसके लिए आपके पास 100 करोड़ रुपए है या आपको जुटाना है, तो ये पूंजी है। पूंजी भी 2 प्रकार का होता है, एक चल होता है, एक अचल होता है, एक स्थिर होता है, एक अस्थिर होता है। स्थिर पूंजी मतलब जो आपके हाथों में डायरेक्ट रूप से है अभी, ठीक, जिसका वैल्यूएबल प्राइस आपको मिल सकता है, वो स्थिर पूंजी है। इसके उपभोग को क्या कहते हैं। पहला बोल रहे हैं मूल्यह्रास, दूसरा बोल रहे हैं पूंजी निर्माण, तीसरा बोल रहे हैं निवेश, चौथा बोल रहे हैं ऊपर के सभी। मेरे पास स्थिर पूंजी में मान लो 100 रुपए है और 100 रुपए में मान लीजिए 20 रुपए को मैं खर्चा कर दिया, तो अब मेरे पास 80 ही बचा। तो इस तरह से देखा जाए तो मेरे पास जो मूल्य है, जो पूंजी, उसका ह्रास हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका मूल्यह्रास। ठीक है, उपभोग से पूंजी का निर्माण तो होगा नहीं, उपभोग मतलब खर्चा कर देना डायरेक्ट, और निवेश तो होगा नहीं उपभोग का मतलब, इसलिए यहां पर आंसर हो जाएगा ए मूल्यह्रास। चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रयोज्य आय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहां पर बात करना है प्रयोज्य आय। प्रयोजन जानते हैं, प्लानिंग के साथ इनकम की बात करना है। प्रयोज्य आय निजी आय और अप्रत्यक्ष आय के बीच का अंतर है। पहला ऑप्शन ये बोल रहे हैं। दूसरा आय बोल रहे हैं कि आपका डिस्पोजेबल आय, व्यक्तिगत आय और अप्रत्यक्ष कर के बीच का अंतर है। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, टर्मिनोलॉजी थोड़ा कठिन रहता है, बस समझेंगे तो हो जाएगा। इसके बाद सी ऑप्शन है आपके पास, प्रयोज्य आय निजी आय और प्रत्यक्ष आय के बीच का अंतर है। डी ऑप्शन है डिस्पोजेबल आय, व्यक्तिगत आय और प्रत्यक्ष आय के बीच का अंतर है।
सबसे पहले तो बात यह है कि आपसे क्वेश्चन पूछा है प्रयोज्य आय के बारे में। अब क्वेश्चन प्रयोज्य आय के बारे में पूछा है तो आप डिस्पोजेबल आय के बारे में क्यों गणना करेंगे, इसके बारे में आपको बात करना ही नहीं है। 2 ऑप्शन कट गया। अब बात प्रयोज्य आय के बारे में बचा। प्रयोज्य आय निजी आय और अप्रत्यक्ष कर के बीच का अंतर है, और यहां पर बोल रहे हैं प्रत्यक्ष कर के बीच का अंतर है। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा ये प्रयोज्य आय की अवधारणा है क्या। प्रयोज्य मतलब पूरा प्रयोजना के साथ, पूरी एक्टिविटी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ अगर आपको आय की बात करनी है, मतलब मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, 10 रुपये मेरा डायरेक्ट टैक्स जाएगा, 90 रुपये कमा लूंगा मैं, और 90 रुपये को मैं यहाँ पे लगा दूंगा, इससे मेरे को इतना फायदा हो जाएगा। ये क्या है, पूरा प्लानिंग के साथ आय की बात कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ बोल रहे हैं अप्रत्यक्ष कर के बीच का। अब अप्रत्यक्ष कर उस समय कहाँ कहाँ पे लगेगा ये तो आप कंफर्म बता भी नहीं पाएंगे उस समय, आज तो जीएसटी है। तो इसके आधार पर इसका जो ज्यादा सटीक आंसर है वो सी ऑप्शन सही है, ठीक। लेकिन यहां पर जो है डिस्पोजेबल आय, व्यक्तिगत आय और प्रत्यक्ष आय, प्रत्यक्ष कर के बीच का अंतर है। यहां पे एक आपको टर्म दिख रहा होगा, डिस्पोजेबल आय, व्यक्तिगत आय और डायरेक्ट टैक्स के बीच की बात कर रहे हैं। यहां पे इसके बीच का अंतर है बोल रहे हैं। तो चूंकि प्रयोज्य आय में आपको बात हमेशा प्रयोज्य के बारे में करना है, और इस तरह से देखा जाए तो ये जो है आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और उस समय ऑप्शन यहाँ पे डी लिया था और बाद में इसका आंसर चेंज करके सी लिया गया था, ठीक है। तो कई बार क्या करता है, पहले लिया हुआ आंसर को फिर से रिपीट कर देता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर याद रखना प्रयोज्य आय में प्रयोज्य आय वाले का ही आंसर लेना है। ये ऑप्शन अगर नहीं रहता तो क्या होता, आपको याद रखना है व्यक्तिगत आय और प्रत्यक्ष कर के बारे में ही बात करना है हमेशा, तब आप प्लानिंग बना पाएंगे। मैं 100 कमाया, 10 टैक्स दे दिया, 90 बचा सीधा सीधा, इसी में आपको जो है प्रयोज्य आय की गणना करनी होती है, ठीक। तो अगर प्रयोज्य आय का ऑप्शन नहीं रहेगा तो डिस्पोजेबल आय आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर डिस्पोजेबल आय के बारे में अपन बात करते हैं तो ये अस्थिर आय के बारे में गणना करता है। ये जैसे डिस्पोजल रहता है, आप पानी पी के फेंक देते हैं ना, लेकिन एक स्टील का ग्लास रहता है उसको पानी पी के धो के फिर रखते हैं, ठीक है। इसी कंपेयर से आप इसको याद कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना करता है। जीडीपी की गणना करता है भाई, नेशनल इनकम की भी गणना यही करेगा, और इस संगठन का नाम है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो इसका पार्ट 2 होगा, इसमें जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ ये नाम अभी याद रखना है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बैंकिंग के सवाल आने वाले हैं, तो सबसे पहले बैंकिंग का परिचय हो जाए। बैंकिंग है क्या। भारत जैसे देश में जहां पर आप देखेंगे कहीं पे कोई तिजोरी रखता है, कहीं पे हंडा गाड़ने की परंपरा है, कहीं पे अचरा में पैसे रखने की परंपरा है, ऐसे देश में अगर आप देखेंगे बैंकिंग सिस्टम का खुलना ही एक चमत्कार से कम नहीं रहा होगा। और इस चमत्कार को जन्म देने वाला जो है हमको ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मानना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 ईस्वी के आसपास जब भारत देश में आती है, और लगभग 1700 ईस्वी के आसपास जब उनका व्यापार बहुत तेजी से भारत देश में फैल जाता है, तो उनको लगता है कि धन की सुरक्षा भी हो और ये धन बढ़े भी। इसके लिए जो यूरोपीय कॉन्सेप्ट में जो बैंकिंग सिस्टम है, यूरोप में इससे पहले अगर आप देखेंगे तो लगभग 1600 से जस्ट पहले 1580 का जो समय का जो दौर है, उस समय बैंकिंग सिस्टम वहां पे स्टेब्लिश हो चुका था। उनको लगता था कि 10 रुपए अगर मेरे घर में है उसको बैंक में रख करके 11, 12, 13 बना सकते हैं, और इससे जिसको कैपिटल चाहिए वो भी कैपिटल मिलते जाएगा। तो जिसके पास इनोवेटिव आइडियाज है वो इसको आगे बढ़ा लेगा, ठीक। लेकिन भारत देश में इस कॉन्सेप्ट को आने में आप देख लीजिए 1770 तक का समय लग गया। अंग्रेजों के आने के 170 साल के बाद पहली बार हमने जो है एक बैंक देखा जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और ऐसा नहीं है कि इस समय से हमने बैंक को एक्सेप्ट कर लिया था। भारत में अगर आप देखेंगे, भारत का पहला जो भारतीय बैंक है वो खुला आपका 1894 में, जिसको हम पंजाब नेशनल बैंक बोलते हैं। इस समय भी लोग जो है बैंकिंग के रूल्स, रेगुलेशन, एक्टिविटी से बहुत दूर थे। धीरे धीरे ये जो है ये कार्य बढ़ते गया, और आप देखें कि लगातार भारत देश में बैंकिंग की संख्या बढ़ती गई। इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी खुले, आरबीआई भी बना, एसबीआई भी बना। धीरे धीरे जो है ये विकास अपने दौर में लगातार बढ़ते गया। लेकिन 2014 एक ऐसा समय आया जिससे बैंक और लोग आपस में पूरा जुड़ना चालू हो गए। जैसे हर व्यक्ति के पास उसका एक पहचान पत्र होता था,
वैसे ही हर व्यक्ति के पास अब उसके पास एक बैंकिंग पासबुक होना अनिवार्य ऐसा कर दिया गया कि व्यक्ति जो है अपने बचत को शामिल कर पाए। ठीक, तो इस आधार पर जो है 2014 के बाद से लगभग आप देखेंगे जन धन खाते के आधार से सभी व्यक्तियों के पास जो है बैंक से जुड़ना सफल हो पाया यहाँ पे। तो बैंकिंग का जो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि बैंक में आप पैसा जमा करते हैं, और दूसरा कॉन्सेप्ट है बैंक से आप पैसा निकालते हैं। बैंक में जब आप पैसा जमा करेंगे तो आपको वो कम ब्याज देगा, लेकिन आप निकालेंगे तो आपको ज्यादा ब्याज लगेगा। पैसा जमा करेंगे तो 5%, निकालेंगे तो 7%, माना कि। ठीक है, तो ये जो 2% का डिफरेंट है, यही बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है। इसी 2% से अगर आप देखेंगे तो अरबों के व्यापार में करोड़ों का लाभ होता है, और इसी आधार पर जो है पूरा पूरा बैंकिंग सिस्टम चलता है। अगर आप भारत देश में देखें तो बैंकों का बैंक है हमारे पास, जिसको हम एक सेंट्रलाइज बैंक बोलते हैं, केंद्रीकृत बैंक बोलते हैं, जिसका नाम है आरबीआई। तो यहां से अगर देखेंगे तो बैंकिंग के कॉन्सेप्ट के साथ आरबीआई के बारे में क्वेश्चन पूछता है। सामान्य स्वरूप में देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंग्रेजों की देन है। भारत शासन अधिनियम 1935 जब आया, जिस समय अंग्रेज बहुत दबाव में थे, उनके सामने परिस्थिति ये थी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कम से कम तमाशा ही दिखा दे, सही ना दिखाए तो इसके तहत उन्होंने बोला कि अब हम क्या करेंगे, वित्तीय समावेशन, स्थिरता और रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम जो है यहाँ पे जनरेट करेंगे। और उसके लिए 1 अप्रैल 1935, इस डेट को आपको भूलना नहीं है, 1 अप्रैल 1935 को भारत देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो जाती है। इसके लिए बकायदा एक कमेटी आएगा, उस कमेटी का नाम रहेगा हिल्टन यंग। आरबीआई थोड़ा बड़ा बैंक है तो यंग लोगों की जरूरत पड़ेगी भाई इसमें, तो हिल्टन यंग जो है आपकी कमेटी है, उसके रिकमेंडेशन पर ये एक्टिव होगा। और बाद में अगर आप देखेंगे तो भारत की आजादी के बाद इसको हमने सरकारी भी बना दिया था, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था, नेशनलाइजेशन कर दिया था, और इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था भारत देश में 1 जनवरी 1949 को। ठीक, ये भारत का केंद्रीय बैंक है। अगर आप देखेंगे नोटों का निर्गमन करना हो या नोटों को छापना हो तो भी ये काम करेगा। बैंकों को लाइसेंस देना हो तो 500 करोड़ की संपत्ति के साथ ये लाइसेंस देता है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ नोट छपता है, इसके लिए न्यूनतम आरक्षित अनुपात का नियम काम करता है, जिसके लिए आरबीआई को अपने पास ही 200 करोड़ की संपत्ति रखनी पड़ती है भाई, और इसमें भी 115 करोड़ का उसके पास गोल्ड होना चाहिए, तभी वो नोट भी छापता है। ठीक, तो बड़े ही रूल्स रेगुलेशन के साथ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेडिंग पॉलिसी के साथ जो है भारत के साख को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था का नाम आरबीआई है। ठीक है, इसके अलावा इसके जो प्रमुख होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नर, ये भी हमने देखा है। और करेंट में जो है हमारे जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए। सीडी देशमुख का नाम आपने सुना होगा, ये हमारे भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे भैया। एक नाम था ऑसबर्न स्मिथ करके, ये इसके पहले गवर्नर थे भाई, ऑसबर्न स्मिथ, ये आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे। लेकिन फर्स्ट भारतीय गवर्नर की बात किया जाए तो सीडी देशमुख या सीडी देशमुख हमको देते हैं, है ना। और करेंट में जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, शक्तिकांत दास है, ये हमको पता होना चाहिए। आरबीआई का वित्तीय वर्ष और इसका मुख्यालय कई बार पूछा है, तो आरबीआई का जो वित्तीय अपना वर्ष है वो 1 जुलाई से 30 जून के बीच है, ये हमको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो आरबीआई का जो मुख्यालय है वो है आपका मुंबई में। ठीक, ये एकदम सामान्य सी जानकारियां हैं। आरबीआई जो है बैंकों का बैंक है, आरबीआई हमारा केंद्रीकृत बैंक है, आरबीआई ही नोट छापता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो विदेशी मुद्रा, विदेशी व्यापार के नियमन में भी इसके अलावा सरकार को जो है कुछ रेस्पॉन्सिबल सुझाव देने के बारे में भी आरबीआई जो है लगातार एक्टिव रहता है। ठीक, चलिए और इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा कथन केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में प्रतिभूतियां बेचने के प्रभाव की सही तस्वीर देता है। प्रतिभूतियां या शेयर जो है जो केंद्रीय बैंक बेचता है उसके बारे में पूछ रहे हैं। जब वो इसको बेचता है तो वाणिज्यिक बैंकों की ऋण निर्माण क्षमता गिर जाएगी। दूसरा है वाणिज्यिक बैंकों की ऋण निर्माण की क्षमता बढ़ जाएगी। तीसरा है वाणिज्यिक बैंकों की ऋण निर्माण क्षमता बढ़ या घट सकती है। चौथा है वाणिज्यिक बैंकों की ऋण निर्माण क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर केंद्रीय बैंक बाजार की प्रतिभूतियों को ही बेच दे रहे हैं तो इसका सीधा सीधा सा मतलब यह है कि पैसा कम है हमारे पास
और पैसा कम है, और इसका मतलब ये है कि वो पैसा जुगाड़ करना चाह रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो जब शेयर बिकेंगे तो बैंकों के शेयर भी बिकेंगे और इससे उनका ऋण निर्माण क्षमता जो है कम हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके पास, इनमें से कौन सा कथन किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा नगद आरक्षित अनुपात को कम करने के प्रभाव की सही तस्वीर देता है। यहां पर बात कर रहे हैं CRR की, कैश रिजर्व रेशियो, इसके बारे में हमको बातचीत करना है। तो जब हम CRR या कैश रिजर्व रेशियो की बात करते हैं तो हमको समझना पड़ेगा, जैसे कि एक मकान का मालिक होता है और एक किराएदार होता है। कभी भी मकान का मालिक अपने किराएदार को बोलता है कि मुझे कुछ महीने का एडवांस चाहिए। जैसे मान लीजिए शुरू में बोला कि मुझे 3 महीने का एडवांस चाहिए पैसा। इसका मतलब ये है 3 महीने तक का जो मेरे पास जो पैसा रहेगा, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए है और 10 रुपए किराया है, तो 3 महीने का मतलब 30 रुपए जो है मेरे मकान मालिक के पास जमा रहेगा। उस पैसे से मैं कोई भी लाभ नहीं कमा सकता। वैसा ही बैंकों के साथ होता है। बैंक जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से RBI के पास कुछ नगद पैसा जमा करते हैं जिसपे कोई ब्याज नहीं मिलता, केवल नगद रूप में ही जमा होता है। ठीक, और ये जो पैसा है जब RBI देखता है कि बैंक अच्छा काम कर रहे हैं तो बोल देता है चलो भाई 5-5 जमा कर दो, बस परसेंट को कम ज्यादा करते रहता है। बैंक अगर गड़बड़ करते हैं तो बढ़ा देता है, बोलता है 15-15 जमा करो चलो अब। तो इससे क्या है, बैंकों का लाभ, बैंकों का साख, ये सब प्रभावित होता है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा नगद आरक्षित अनुपात को कम करने के प्रभाव की सही तस्वीर को दिखा देता है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है वाणिज्यिक बैंकों की ऋण देने की क्षमता बढ़ेगी, CRR को कम करेगा। अब आप देख लीजिए, RBI अगर बोलता है कि आप 15 मत दो भाई, 5-5 बस दो, ज्यादा जमा मत करो, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा रहेगा बैंकों के पास, और बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा रहेगा तो क्या करेंगे, वो तरलता को बढ़ाएंगे ही, ज्यादा देंगे ही। अगर बढ़ा देता, बोलता नहीं 15-15 सब जमा करो, तो बैंकों के पास पैसा देने के लिए कम रहता। लेकिन यहां पर तो कम करने की बात कर रहे हैं। हमेशा उल्टा होता है, याद रखना। CRR में कम बोलेगा तो हर चीज बढ़ेगा, और बढ़ेगा बोलेगा तो हर चीज कम होगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा कि इसका ऑप्शन ए सही है। क्षमता घटेगी कब, जब CRR बढ़ेगा तब। ठीक है, बढ़ने या घटने की बात नहीं है, केवल एक ही चीज होगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए आपका सही है। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रिवर्स रेपो दर में वृद्धि के प्रभाव की सटीक तस्वीर को देता है। यहां पर बात हो रही है पूरी मौद्रिक नीति की, मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है। भारत देश में मौद्रिक नीति जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हर 2 माह में एक बार जारी हो जाता है, और इससे पूरे बाजार को ये कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। महंगाई बढ़ा है तो वो कंट्रोल हो जाएगा, महंगाई कम हुआ है तो उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यहां पर बात करें रिवर्स रेपो की। सबसे पहले समझते हैं रेपो क्या है। रेपो में क्या होता है, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वो वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं आपके, वो RBI से उधार लेंगे, क्योंकि RBI ये पैसा बनाता है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए जो उधार लेंगे, किससे, RBI से कमर्शियल बैंक, इस पे जो ब्याज लगेगा ये आपका बैंक दर है। ठीक है, यहां पे पहला शब्द है आपके पास बैंक दर। लॉन्ग टर्म की बात आएगी तो बैंक दर रहेगा, लेकिन यही अगर शॉर्ट टर्म में हो जाएगा, कम समय के लिए अगर वाणिज्यिक बैंक RBI से पैसा उधारी लेंगे, उस पे जो ब्याज चुकाना है वो रेपो है। लेकिन कई बार क्या है, कंडीशन उल्टा हो जाता है, बैंकों के पास ज्यादा पैसा आ जाता है। पता चला लोन दिए हैं, दिवाली के समय बहुत सारे लोग वापस कर दिए, अब दिवाली में छुट्टी पड़ना है और बहुत सारे त्योहार हैं, ऐसे में क्या है, बैंकों के पास पैसा ज्यादा हो गया है। तो बैंक क्या करता है, अपना पैसा RBI के पास जमा कर देता है। तो नियम तो है कि आप जमा करेंगे तो ब्याज तो मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा। तो ये उल्टा हो रहा है। ये भी जो है अगर आप देखेंगे कम समय के लिए होगा, शॉर्ट टर्म के लिए होगा। इस पे जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को ब्याज देगा। ठीक, तो ये है आपका रिवर्स रेपो। अब इसमें पूछ रहे हैं कि रिवर्स रेपो दर में वृद्धि, मतलब बैंकों को अब ब्याज दर ज्यादा मिलने वाला है भाई। इसका मतलब क्या होता है कि देश में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग घट जाएगी। अब सोच के देखिए कि अभी तक 5% में RBI जमा करता था, अब 6% में जमा कर रहे हैं। मतलब बैंक जो है अपना ब्याज दर को बढ़ा देंगे, 8-9% कर देंगे यहाँ, क्योंकि जब RBI खुद ही उनका ब्याज दर बढ़ा दिया तो ग्राहकों को ज्यादा रेट में मिलेगा।
अब ज्यादा रेट में मिलेगा इसका मतलब यह है कि देश में वस्तु और सेवाओं का मांग घटेगा। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगा। ठीक है, शुरुआत में, इसलिए इसका जो है आपका ऑप्शन ए अभी भी सही दिख रहा है। देश में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी, बढ़ेगा तो बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि ब्याज दर महंगा है, लोन महंगा है। देश में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ या घट सकती है, दोनों संभावना तो होगा नहीं। देश में वस्तुओं और सेवाओं की मांग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, असर तो बिल्कुल पड़ना है। तो इस तरह से देखा जाए तो मांग घट जाएगी क्योंकि ब्याज बढ़ चुका है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला है, कौन सा कथन रेपो दर में वृद्धि के प्रभाव की सटीक तस्वीर देता है? अभी मैंने आपको बताया रेपो दर मतलब जो कम समय के लिए उधारी मिलेगा बैंकों को, उसमें बढ़ गया है रेपो दर। कम समय पे ब्याज पहले 5% में मिलता था, अब आरबीआई बोल रहा है 6% में देंगे। अब सीधी सी बात है भाई कि अगर करेंसी का वैल्यू जो है या उसके ब्याज का दर बढ़ रहा है, मतलब देश में मुद्रा की आपूर्ति कम तो होगी, बिल्कुल होगा, ब्याज बढ़ा हुआ है। मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी ये तो होगा नहीं, बढ़ेगी या घटेगी दोनों संभावना कभी ऐसी नहीं होती। कोई असर नहीं पड़ेगा ये भी एकदम पूर्ण गलत है। तो इस तरह से इसका देख के आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ए सही है इसमें। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अगला है, बैंकों द्वारा ऋण सृजन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बैंकों द्वारा ऋण सृजन, यहां पे बात कर रहे हैं उधार के बारे में। बैंक अपनी कुल संपत्ति के आधार पर ऋण बनाते हैं, कुल संपत्ति बोल रहे हैं। दूसरा बोल रहा है बैंक अपनी कुल जमा राशि के आधार पर ऋण बनाते हैं। तीसरा बोल रहा है बैंक अपनी कुल प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण बनाते हैं। अगर आप देखा जाए तो उधार के लिए उनके पास टोटल जो भी जमा राशि है उसी के आधार पर वो लेन देन करते हैं। तो इसका जो सटीक आंसर दिख रहे हैं ये हो जाएगा आपका कुल जमा राशि के आधार पर ही वो ऋण दे पाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी जो है ज्यादा सही है। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? केंद्रीय बैंक मतलब हमारे यहाँ का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक होना बिल्कुल वही रखता है। आम जनता से जमा स्वीकार करना, हमेशा याद रखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मेरा और आपका खाता हो ही नहीं सकता, बैंकों का खाता होता है। तो आम जनता से डायरेक्ट तो कोई रोल होगा नहीं, ए और बी सही होने की बात ही नहीं है और दोनों गलत होने की भी बात नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा कि आम जनता से जमा स्वीकार करना, ये गलत है ये। और आगे बढ़ते हैं। भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन सी एजेंसी नियंत्रित करती है? जैसे मैंने आपको बताया मौद्रिक नीति की बात आएगी तो हमेशा याद रखना आरबीआई, लेकिन अगर राजकोषीय नीति की बात आ जाएगी तो याद रखना है हमको वित्त मंत्रालय के बारे में हमको याद रखना है वहां पे, है ना। तो इस तरह से मुद्रा की बात कर रहे हैं तो चुपचाप हमको भारतीय रिजर्व बैंक आंसर मार देना है, आंसर सी इसका सही जवाब होगा। और आगे बढ़ते हैं। मुद्रा की आपूर्ति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मुद्रा आपूर्ति को हालांकि हम लोग M1 से लेकर के M4 तक के टर्म में समझते हैं, लेकिन यह सामान्य क्वेश्चन है कि मुद्रा आपूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह किसी देश की सरकार के पास मौजूद धन की कुल मात्रा है। यह धन की कुल मात्रा है जो किसी देश की आम जनता के पास एक समयावधि में होती है। सी ऑप्शन बोल रहा है धन की कुल मात्रा है जो किसी विशेष समय में किसी देश की आम जनता के पास होती है। और डी बोल रहा है ऊपर के सभी। अब देखिए, एक तरफ बोल रहा है केवल सरकार की बात कर रहे हैं, एक तरफ बोल रहा है आपका किसमें आम जनता के बारे में बोल रहे हैं, और इसमें भी आपका आम जनता के बारे में बोल रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे मुद्रा की आपूर्ति हमेशा जनता और बैंकों के बीच में होता है। ठीक है, तो ऐसे में यहां पर अगर बात जनता के बारे में ज्यादा देख रहे हैं तो हमको लेना पड़ेगा जनता के संबंध में आंसर। तो यहां पर जो है जनता के पास एक समयावधि में होता है या फिर एक है आपका विशेष समय में होता है। ठीक, तो चूंकि याद रखना है आपको कि एक विशेष समय पे ही अगर आप इसको निकाले तो सही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक समय के पश्चात मुद्रा का निर्गमन भी होता है, आना जाना होता है। तो इसलिए अगर आप मुद्रा आपूर्ति की बात करते हैं तो विशेष समय में बात करना चाहिए, आज है कल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका ज्यादा सटीक आंसर जो है ऑप्शन सी रहेगा। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। कौन सा कदम केंद्रीय बैंक ऋण की समग्र उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाएगा? ऋण की समग्र उपलब्धता, उधार को देने का प्रायिकता पैदा करना है। तो यह सहकारी प्रतिभूतियों को बाजार में बेचेगा या बाजार से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा। इससे रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा, इससे रेपो रेट बढ़ जाएगा। आपको उधार बांटना है तो क्या करेंगे आप? पैसा जुगाड़ करेंगे, और पैसा जुगाड़ करना है मतलब आपके पास जो शेयर है उसको आप बेच दीजिए, सरकारी शेयर को। तो इसका 29 का आंसर आपका ए ज्यादा सही हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। भारतीय मौद्रिक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
भारतीय मौद्रिक प्रणाली स्वर्ण मानक पर आधारित है, भारतीय मौद्रिक प्रणाली क्रेडिट मनी पर आधारित है, भारतीय मौद्रिक प्रणाली कागजी मानक पर आधारित है, भारतीय मौद्रिक प्रणाली धातु मानक पर आधारित है। आज हमारे पास पैसे के रूप में देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू जो है नोटों का है, तो इसके आधार पर देखेंगे तो ये जो 1860 में हमारे यहाँ पहली बार कागजी मुद्रा आ चुका था भाई, कैनिंग के जमाने में विल्सन जो है इसको लेके आए थे, तो इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, कागजी प्रणाली पर ही आधारित है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है हमारे पहले पार्ट में ये जो हमारे विशेष मुद्दे थे और जो विशेष टॉपिक थे इस पे हमने चर्चा किया है। इसके पार्ट 2 में हम बचे हुए भागों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।